Hello friends, my name is Gulshan Misra and I welcome you all to my YouTube channel Knowledge Masters. Today is going to be the fourth lecture of my International Relationships and Internal Security video lecture series. And in this lecture we will talk about World War II. अगर आपको मेरे लेक्चर को देखना है, आप लेक्चर्स को इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर को देखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, IR की वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको लेक्चर सीरीज 1, 2, 3, 4 करके मिलेगी। तो आप ये देखा होगा, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, जो मॉडर्न स्टेट होता है वो किस तरीके से इमर्ज हुआ। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से मॉडर्न यूरोप बना और किस तरीके से एक कंडीशन बनी जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। तीसरे लेक्चर में मैंने वर्ल्ड वॉर 1 को बहुत ब्रीफली समझाया है और इस वीडियो लेक्चर में मैं वर्ल्ड वॉर 2 को समझाऊंगा। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। लेक्चर सीरीज थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया टिके रहें इस वीडियो के साथ। वर्ल्ड वॉर 2 को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको टोटल वॉर भी बोलते हैं और ग्लोबल वॉर भी बोलते हैं। इसमें लिखा नहीं हुआ है, उसको ग्लोबल वॉर भी बोलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 को ग्लोबल वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक मानव के इतिहास में इस तरह की लड़ाई दोबारा नहीं हुई है। क्योंकि आप जानते ही होंगे, आप बहुत फेमस, आपने अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये फोटो देखिए, ये हिरोशिमा पर जब यूएस ने अपना न्यूक्लियर वेपन गिराया हुआ था उसकी वीडियो है, तो उसकी फोटो है। तो देखिए किस तरीके की त्रासदी हुई थी, काफी सारे लोग, काफी सारी कैजुअलिटीज हुई थी इस युद्ध में। तो हम उन सारी चीजों को देखेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 को हम टोटल वॉर के भी नाम से जानते हैं, ग्लोबल वॉर के भी नाम से जानते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 और खत्म हुआ था 14 अगस्त 1945। तो ये टोटल 6 साल चला था। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1919 में शुरू हुआ था और 24 में खत्म हुआ था, मतलब वो 5 साल चला था और ये 6 साल चला था। वर्ल्ड वॉर 2 इज द डेडलीस्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसको हम अभी भी कंसिडर करते हैं कि पूरे मानव जाति के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध रहा है। और इसमें रिपोर्टेड कैजुअलिटी 25 मिलियन कॉम्बेटेंट्स, जो लड़ने वाले लोग थे उनकी कैजुअलिटी हुई, और सिविलियंस 50 मिलियन थे। और कितने सारे इस तरीके के लोग थे जिनका अभी तक पता भी नहीं चलता है। तो इसमें 2 तरीके की आर्मीज हैं, 2 तरीके के कॉम्बेटेंट्स हैं। एक पहली ग्रुप है एलाइड पावर, दूसरे को हम बोलते हैं एक्सिस पावर। तो एलाइड पावर में आप देखिए, ये लगभग वर्ल्ड वॉर 1 की तरह ही है। जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो लोग थे, फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, यूएसए था, यूएसएसआर था, चाइना था, ठीक उसी तरीके से इसमें भी है। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसए है, यूएसएसआर है, चाइना है, ये लोग हैं। और एक्सिस पावर देखिए, इसमें है आपके जर्मनी, नाजी जर्मनी लिखा हुआ है, नाजी पार्टी जिसको एडोल्फ हिटलर रूल करता था। दूसरा है इटली को बेनिटो मुसोलिनी रूल कर रहा था। और मेजी जो यहाँ के रूलर थे वो जापान को रूल कर रहे थे। तो ये एक्सिस पावर में 3 कंट्रीज आप जो मेनली याद रखनी है, वो एक जर्मनी है, एक इटली है और एक जापान है। एक चीज ये आप ध्यान रखिए, इटली ने वर्ल्ड वॉर 1 में सबसे पहले तो एक्सिस इनके साथ थे, और लेकिन बाद में ये पाला पलट कर ये ब्रिटेन के साथ हो लिए थे। लेकिन जब बेनिटो मुसोलिनी आया तो वो जर्मनी का साथ दिया है इस वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 में इटली क्या था, इनके साथ था, अलाइड पावर के साथ। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो इटली है वो एक्सिस पावर के साथ है। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 1 को जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में लेक्चर सीरीज में आप जाके देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और इंटरनल सिक्योरिटी के। तो उसमें तीसरा वीडियो है, उसमें बहुत काफी डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 1 किस तरीके से हुआ, क्या क्या कंडीशंस थी उसकी। तो अब हम देखते हैं आगे कि कॉज ऑफ वॉर, वार क्यों, किस तरीके से हुआ, क्या ऐसे कंडीशन हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 फिर होना पड़ा, जो कि 20 साल के अंदर 1924 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, और उसके बाद फिर 1939 से 45 के अंदर फिर ये हो गया। तो सबसे पहला रीजन आपका देखिए आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड मिलिट्री एडवेंचरिज्म इन जापान। तो जापान में मिलिट्री का एक, समझ लीजिए कि बहुत ही ताकतवर मिलिट्री उनकी हो गई थी 1930-35 तक आते आते। तो उसके पीछे, उसको जानने के लिए हमको उसके बैक में जाना पड़ेगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है। तो आप ये देखिए 1853 में क्या होता है कि यूएस जो है, वो यूएस जो योकोहामा करके पोर्ट है वहां पे जापान का, उससे ट्रेड करने लगता है बिना उसका ट्रेड का परमिशन लिए जापान के राजा से। धीमे धीमे 1863 में जो मेजी वहां का जो रूलर था वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता है, और बाद में धीमे धीमे क्या होते है कि वहां पर नेशनलिज्म की भावना जागृत होती है।
और स्लोली एंड ग्रेजुअली 1894-95 से लेकर, और आप ये देखिए ये 1904 टू 1905, मतलब ये 5 से 10 साल के अंदर जापान जो है कोरिया, जो आप कोरिया देखेंगे आगे मैं अभी मैप में दिखाऊंगा, कोरिया को नेक्स्ट किया, मतलब कोरिया को हराया। फिर मंचूरिया जो कि ईस्टर्न चाइना का पार्ट है, चाइना को हरा के मंचूरिया पे कब्जा किया, और उसके बाद फिर रसिया को भी इन्होंने हरा दिया था। तो जापान का जो एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म था, जिस तरीके से वो लोग वार कर रहे थे, जिस तरीके से वो लोग युद्ध लड़ रहे थे, वो जापान को एक तरीके से एक बहुत बड़ा पावर बना दिया था। आप ये देखिए, आप ये जापान का एम्पायर का मैप है, ये देखिए ये एक्चुअली कंट्री ये है जापान, और ये देखिए ये चाइना का पार्ट है मंचूरिया, ये यूएसएसआर है ऊपर, जिसको हम रसिया भी बोलते हैं आज के जमाने में अभी। तो ये देखिए ये मंचूरिया है, ये पार्ट जो है पूरा कब्जा कर लिया है इस जापान ने। सोचिए इतनी छोटी सी कंट्री हो कि इतना बड़ा पार्ट जो है ये कब्जा कर लिया ये चाइना से। और कोरिया, ये हम देखते हैं इधर नॉर्थ कोरिया है जिसके लीडर अभी किम जोंग उन है, और ये साउथ कोरिया है, इसको भी कब्जा कर लिया था। और उसके बाद ये देखिए आसियान देश बोलते हैं हम लोग, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें आप देखिए इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, जिनको म्यांमार बोलते हैं, अभी उसको बर्मा बोलते हैं, ये हांगकांग जो कि ये चाइना की टेरिटरी। तो मतलब जो पूरा ये इलाका आप देखिए जो पैसिफिक ओशियन का है, अब ये देखिए गुआम है, गुआम सी है, ओकिहामा है, और ये मार्शल आइलैंड, ये लगभग सारे का सारा जो है ये एरिया जो है पैसिफिक ओशियन का एक समय जो है जापान की नेवी ने कैप्चर कर रखा था। तो मैंने पहला रीजन क्या बताया कि युद्ध क्यों हुआ, तो सबसे पहला था कि राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड मिलिट्री एडवेंचरिज्म इन जापान। तो मैंने अभी आपको मैप से दिखाया कि किस तरीके से कोरिया, मंचूरिया और रसिया को भी इन लोगों ने 1905, 1905 तक, मतलब 10 साल के अंदर इन लोगों ने हरा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि 1904, 1905 में तो युद्ध हुआ नहीं था, हम बैकग्राउंड जान रहे थे। लेकिन जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन जानते हैं कि बहुत बड़ी वैश्विक मंदी आई थी, तो उस वैश्विक मंदी के बाद क्या हुआ कि मंचूरिया जो कि काफी प्रोडक्टिव रीजन है चाइना का, वहां पर एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। तो जापान को लगा कि अगर हम इस एरिया पे कब्जा कर लेते हैं तो हम क्या होगा कि हम रिच हो जाएंगे और हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कर सकेंगे। उस लालच में उसने मंचूरिया का एनेक्सेशन किया, मतलब फिर उसने दोबारा जो है चाइना पर कब्जा किया। और दूसरे क्या है जो कि बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई अगर आप पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जर्मनी उसमें हार गया था, तो जर्मनी के हारने के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी। सॉरी इसमें डेट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी उसमें जर्मनी को कहा गया था कि आप पूरे युद्ध के जो है कि आपके कारण युद्ध हुआ तो आपको फ्रांस को और ब्रिटेन को, इन दोनों को आपको इंस्टॉलमेंट में करके पैसे देने होंगे, वार क्राइम जो हुआ है उसके पैसे देने पड़ेंगे। और साथ में इतनी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग टर्म्स थी कि वहां की इकोनॉमी जो एक तरीके से क्रिपल्ड हो गई। क्रिपल्ड होने के बाद जो है जर्मनी जो है एक फेल्ड स्टेट होने लगा। फेल्ड स्टेट का मतलब वो होता है जहां पर लॉलेसनेस हो और जहां पर की रैम्पेंट करप्शन हो, ऐसी सारी चीजें जो है वो जर्मनी में बढ़ने लग गई। उसके कारण क्या हुआ कि वहां पर नाजी पार्टी का उदय हुआ, हम उसको अभी आगे देखेंगे और किस तरीके से। और उसका फिर तीसरा हम देखते हैं कारण क्या है विश्व युद्ध होने का, वो राइज ऑफ न्यू मिलिट्री लीडर्स। अब जैसे देखिए जर्मनी में एडोल्फ हिटलर आया। एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही तगड़ा डिक्टेटर था। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम विश्व युद्ध शुरू हुआ, क्या कारण था, एडोल्फ हिटलर ने क्या किया। जापान के जो मिलिट्री लीडर थे वो भी बहुत खतरनाक थे, वो तुरंत युद्ध के ऊपर चले जाते थे। उसके बाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी था, वो भी एक बहुत तगड़ा डिक्टेटर था। तो राइज ऑफ जो डिक्टेटरशिप है इसके कारण भी माना जाता है कि विश्व युद्ध सेकेंड हुआ। उसके बाद फिर फेल्योर ऑफ लीग ऑफ नेशन। मैंने बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साई तो हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसके बाद एक संस्था बनी थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, कि अगर फिर कहीं युद्ध होता है यूरोप में या किसी वर्ल्ड में तो वो उसके बीच में मीडिएट करे, युद्ध उतना बड़ा ना हो पाए। उसके लिए ये जो बॉडी बनी थी लीग ऑफ नेशन, इसका फेल होना। वो फेल होना कैसे, जब 1929 के बाद जब जापान ने इन्वेड किया दोबारा से मंचूरिया पर सेकेंड साइनो जापानीज वार में 1930-31 में, तो लीग ऑफ नेशन जो है कुछ कर नहीं पाया उसका। जब लीग ऑफ नेशन ने प्रेशर पुट करने की कोशिश करी जापान पे, तो जापान ने उस ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़ दिया। उसी तरीके से बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में जब इथोपिया पर इटली ने इन्वेड किया तो भी लीग ऑफ नेशन जो है कुछ कर नहीं पाया। तो लीग ऑफ नेशन एज ए संस्था जो है
ये फेल हुआ, ये भी एक कारण माना जाता है सेकेंड विश्व युद्ध होने का। उसके बाद इर्रेशनल बाउंड्रीज डाउन ऑन वर्ल्ड वॉर वन। तो जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो मैंने बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों ने जर्मनी की कॉलोनीज बांट ली थी। यहाँ तक कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप जानना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देखिए कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री को एनेक्स कर लेती है और उसके रिसोर्सेज को यूज करती है अपने कंट्री को और पावरफुल बनाने के लिए। तो उसके कारण क्या हुआ कि कई सारी रेशनल बाउंड्रीज ड्रा कर दी गई कि कहीं के लोग कहीं भी रह रहे हैं उनको विस्थापित कर देना, और किसी भी कंट्री जो कि इंडिपेंडेंट है उस पर एनेक्स करके उसको पे राज करना, वहां के लोगों को सताना। ये सारी ऐसी चीजें हुई जो कि एक और बहुत बड़ा कारण बना वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। तो हम 5 कारण देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के। पहला तो जापान में मिलिट्री एडवेंचरिज्म और नेशनलिज्म का राइज होना, और उसका अनफेयर ट्रीटी ऑफ वर्साई। तीसरा था न्यू मिलिट्री लीडर्स जो कि इवॉल्व हुए, लीग ऑफ नेशन का फेल्योर होना, और वर्ल्ड वॉर वन में जिस तरीके से देशों का विभाजन किया गया था, जिस तरीके से बाउंड्रीज को बांटी गई थी, तो ये सारे कलेक्टिव रीजन मिला के बोले जाते हैं जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अभी हम देखेंगे कि क्या इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए थे जिसके कारण जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो थी, जिसके कारण क्या था कि एक ह्यूमिलिएटिंग टर्म जर्मनी को दिया गया। वहां पर एक जर्मनी में ये समझ लीजिए कि ना खाने को था, ना कुछ करने को था, ना वहां की स्टेट एक तरीके से पूरी फेल हो चुकी थी, और वहां पर रैम्पेंट करप्शन था, लोग एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, लॉलेसनेस थी, काफी सारी चीजें थी। तो एक नाजी पार्टी, नाजी ये वर्ड जो है ये जर्मन वर्ड है, अगर आप इसका फुल एब्रिविएशन देखेंगे तो ये निकलता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, तो इसने बोला कि जब हम पावर में आएंगे तो हम अपनी मिलिट्री बनाएंगे, हम फिर से ट्रेड को रीडेवलप करेंगे, हम फिर से कॉलोनीज को लेके आएंगे। तो जिस तरीके से उसने सपना दिखाया कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका लीडर जो थे हिटलर बने। हिटलर पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगा कि किस तरीके से इतने ऊपर आया। ये एक मिलिट्री सोल्जर के रूप में शामिल हुआ था, और ये जर्मन चांसलर, बाद में जर्मनी का डिक्टेटर भी बना। तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इतना जानिए कि एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जो नाजी पार्टी थी उसने चुनाव में सबसे अधिक वोट पाए। सबसे अधिक वोट पाना और जीतना दोनों में डिफरेंस है। जीती नहीं थे ये, लेकिन सबसे अधिक वोट पाने के कारण जो वहां के राजा थे उन्होंने इनको ऑफर किया कि आप आइए और सरकार बनाइए। बाद में हिटलर जब वहां का चांसलर बना, उसके बाद फिर वहां का डिक्टेटर बन गया, और उसने सारी सिविल लिबर्टीज को खत्म कर दी वहां पे। और उसका एक रियोट्रिक था ये कि जो ज्यूज लोग हैं वो रेशियली, मतलब वो रेसेस पे विश्वास करता था। उसको लगता था कि आर्यन जो है पूरे विश्व में, आर्य लोग जो हैं वो सबसे सुपीरियर रेस है, और जो ज्यूज हैं, ये ज्यूज जो हैं इनको नहीं होना चाहिए हमारे देश में या पूरे विश्व में नहीं होना चाहिए। तो उसका एक ये तरीके का मानना था। तो उसने क्या किया था, 28 लाख ज्यूज को गैस चैम्बर में भरवा के और उनका मर्डर करवा दिया था, जिसको हम होलोकास्ट भी बोलते हैं। और दूसरा उसका था एंटी कम्युनिज्म। कम्युनिज्म के बारे में ये आप बताएं, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को शुरू किया था। तो कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे। तो वो ये भी मानता था कि कम्युनिज्म जो है ये भी गलत है। तो उसकी ये सारी जो एक सोच थी, ये आइडियोलॉजी थी, इसके साथ वो चला। और उसने क्या किया कि सबसे पहले तो जो ज्यूज होते थे, जो जर्मनी में रहते थे, बोला कि आपके पास एक सिंबल होना चाहिए। उन सिंबल्स के आधार पर जो ज्यूज को वो आइडेंटिफाई किया और उनकी सिविल लिबर्टीज और ये सब चीजों को काफी कर्व कर दिया। और जर्मनी में जो बोलने की आजादी थी उसको भी खत्म कर दिया। और धीमे धीमे इसने क्या है, मिलिट्री का बहुत तेजी से विकास किया। ट्रीटी ऑफ वर्साई में एक ये भी टर्म था कि ये जर्मनी जो है वो अब दोबारा से अपने आप को रीमिलिटराइज नहीं करेगा, मतलब वो अपनी खुद की मिलिट्री नहीं बनाएगा। लेकिन वो सारे ट्रीटी ऑफ वर्साइज के टर्म्स को बोला कि ये सब गलत है, सब हमारे खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। और उसने एक अलग तरीके से जर्मनी को बिल्ड किया, और उसने सच में जर्मनी को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया। और आप ये देखिए, ये जो पार्टी, ये स्वास्तिक का सिंबल है, वो मानता था कि जो आर्य हैं, आर्यंस आर सुपीरियर रेस, और बाकी जो रेसेस हैं वो खराब है। अब ये देखिए, ये 1942 का मैप है पूरे यूरोप का। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये पूरी जर्मन आर्मी, जो जर्मनी है, ये पूरे के पूरे ये इलाके से, यहां से लेके ये देखिए, ये लिटविया, इस्टोनिया, लाटविया ये बोलते हैं, ये पोलैंड है, रोमानिया, हंगरी और इटली तो उनके साथ ही था। साथ में इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, ये फ्रांस को भी एनेक्स कर लिए थे साथ में। तो आप ये सोचिए कि लगभग समझ लीजिए 90% जो कि यूरोप की टेरिटरी थी, एक समय हिटलर इस पे राज कर रहा था। तो सोचिए कितना बड़ा डिक्टेटर रहा होगा, कितना मिलिट्री
के थ्रू ये कुशल रहा होगा कि इतने बड़े समझ लीजिए कॉन्टिनेंट पे ये राज करने में सफल हुआ। और मैंने अभी आपको बताया था कि साइनो जापानीज वार क्या हुआ था 1931 में। मैंने पहले बताया कि 1890 से 1910 के बीच में कोरिया, मंचूरिया और रसिया, ये तीनों पे जापानीज आर्मी ने कई बार इन्वेजन किया था। मैंने आपको ये शायद मैप में दिखाया था, हाँ इस मैप में दिखाया था कि किस तरीके से जापान जो है ये कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, मंचूरिया हो गया, फिर उसके बाद फिर ये जो आसियान कंट्रीज हैं सब किस तरीके से कब्जा किया था। तो क्या हुआ था कि इस तरीके से क्या हुआ कि 1931 में जापान ने फिर से मंचूरिया पर इन्वेड कर दिया। और चाइना में उस टाइम जो है सिविल वार चल रहा था, इसलिए चाइना जो है रिटेलिएट भी नहीं कर पा रहा था। 1937 के तक आते आते वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और कई सारे देश जो है वो भी जापान के अंडर आ गए। तो ये जो है मैं बात सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता रहा हूं कि किस तरीके से ट्रिगर हुआ, किस तरीके से वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो आप दो कारण ये जान गए। सबसे पहला तो ये कि किस तरीके से हिटलर जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी शुरू किया और किस तरीके से अपनी मिलिट्री बिल्डअप की और किस तरीके से एक समय आते आते वो लगभग पूरे यूरोप पे राज कर लिया था और ठीक उसी तरीके से पैसिफिक में जापान कर रहा था। अभी आप ये देखिए कि ये जर्मन इन्वेजन का एक फोटो है कि ये जर्मनी की आर्मी किस तरीके से ये स्वास्तिक का सिंबल लेके किसी भी देश में घुस जाती थी। काफी सारे लोग जो होते थे उनको बहुत बुरी तरीके से मारती थी, जान से मार देती थी और एक डर के नाम पे वो लोग रूल करते थे। अभी हम देखेंगे कि आउटब्रेक ऑफ वार, किस तरीके से वार जो है स्टार्ट हुआ। ये देखिए ये हिटलर है, हिटलर का, और ये यहाँ पर ये खड़ा होके जर्मनी में अपने लोगों को बर्लिन में किस तरीके से ये संबोधित कर रहा है, ये फिगर है। और हम आप देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी जो है वो इतना बड़ा इन्वेजन किया और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 उसने शुरू किया। तो राइन नदी जहां बहती है, आपको मैं दिखाता हूं ये मैप में, यूरोप का मैप आप देखिए, ये एक मिनट दिखाता हूं यूरोप का मैप। हाँ, ये जो है ये बेल्जियम के पास से यहां से ये राइन नदी बहती है। ठीक है, तो राइन नदी के इलाके पर जर्मनी ने कैप्चर कर लिया 1936 में। तो उस टाइम ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, मैंने बताया कि बहुत आर्थिक मंदी आई हुई थी विश्व में, तो किसी ने बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया, उसी में लगे हुए थे लोग कि किस तरीके से आर्थिक मंदी से उबरा जाए। उसके बाद 1936 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पे इन्वेड किया और वहां पर चेकोस्लोवाकिया का एक सुंडालैंड करके एक जगह है, उसको इन्वेट करके अपने कब्जे में ले लिया। तो 1936 में आप देखिए आप ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में इन्होंने इन्वेजन किया और 1939 आते आते पूरा जो चेकोस्लोवाकिया कंट्री है ये उसको इन्वेट कर दिया। अब आप ये देखिए ये जर्मनी है, ये चेकोस्लोवाकिया जो कंट्री है, इसको 1939 आते आते ये पूरा का पूरा जो है चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के अंदर आ गया। और मैंने बताया कि ऑस्ट्रिया जो था ये ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी ने एनेक्स कर लिया 1939 आते आते। ठीक है, तब तक पूरा विश्व जो है शांत था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मोल्टो रिबेंट्रोप एक एग्रीमेंट हुआ, पैक्ट हुआ यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में। क्या एग्रीमेंट हुआ ये आप मैप के थ्रू समझिए। ये देखिए ये जर्मनी है, ये पोलैंड है और उसके बाद ये जो टेरिटरी है ये पूरी की पूरी ये आती है यूएसएसआर के उस टाइम हुआ करती थी। तो यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हम जो है वेस्ट से, और ये यूएसएसआर बोला हम ईस्ट से इन्वेड करेंगे पोलैंड को और टेरिटरी को हम बीच में से बांट लेंगे। तो क्या हुआ 1939 में 1 सितंबर को 1939 में पोलैंड पे इन्वेड कर दिया। किसने? जर्मनी ने, और उधर से यूएसएसआर ने। और कुछ ही दिनों के अंदर जो है पोलैंड जो है हार मान गया। तो जब पोलैंड हार मान गया, जब पोलैंड पे इन्वेजन हुआ तो पोलैंड एक बड़ी कंट्री थी। तब जब सबका ध्यान गया यहां पर कि पोलैंड का इन्वेजन हो चुका है, तब जो है ग्रेट ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जर्मनी पे कहा कि अब हम आपके ऊपर वार करेंगे, इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो ये देखिए ऑन 1 सितंबर 1939 जर्मनी अटैक पोलैंड फ्रॉम वेस्टर्न यूएसएसआर इन्वेडेड फ्रॉम ईस्ट। एज अ रिजल्ट पोलैंड फॉल इन फ्यू डेज। कुछ ही दिन के अंदर जो है पोलैंड जो है फॉल हो गया, समझ रहे हैं। और ये जो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, इसको भी इन्वेड कर दिया किसने? रसिया ने। तो अब ये देखिए 1939 में द ब्लिट्जक्रिग बोलते हैं। ब्लिट्जक्रिग का मतलब ये होता है कि
आर्मी इस तरीके से इतनी स्पीड में आगे बढ़े कि दुश्मन को संभलने का मौका न दे, मतलब कुछ ही घंटों के अंदर 100 से 200 किलोमीटर जो है कैप्चर कर लिया जा सके। तो ये किस तरीके से होता था, पहले जो है जर्मनी की फोर्सेस जो है वो जो बंकर होते थे या फिर जो भी दुश्मन के इलाके होते थे उस पर बमबारी कर देती थी। जब बमबारी से जिस तरीके से लोग सॉफ्ट होते थे तब तक इनकी नीचे से मिलिट्री जो है जाके इन्वेड कर देती थी और पूरे के पूरे इलाके को अपने अंडर में ले लेती थी। तो ब्लिट्जक्रिग करके इन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे, ये देखिए ये नॉर्वे है, ये नॉर्वे है और ये है डेनमार्क, इसको भी कब्जा कर लिया। किसने? जर्मनी ने। तो अब देखिए क्या क्या जर्मनी के कब्जे में आ चुका है। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। 1940 आते आते इतना सारा टेरिटरी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और उसका बेल्जियम और नीदरलैंड, ये देखिए ये बेल्जियम और नीदरलैंड है, ये सिर्फ डर के कारण हिटलर के डर के कारण इन लोगों ने भी सरेंडर कर दिया। तो अभी आप देखिए ये क्या है, ये जर्मनी है, ये पिंक कलर में, और वो जो कंट्री जो कि जर्मनी ने जिसको हराया है वो ये किस कत्थई कलर में है। तो आप देखिए शुरुआत में किसको किसको हराया, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, उसका फिर पोलैंड को हराया। पोलैंड को दोनों तरफ से इन्वेजन हुआ इसका 1 सितंबर 1939 को, एक तरफ से जर्मनी और दूसरी तरफ से यूएसएसआर ने। बाद में फिर क्या हुआ, डेनमार्क और नीदरलैंड भी जर्मनी से हार मान गए और नॉर्वे भी। ठीक है, तो क्या हुआ कि अभी जब इतनी तेजी से 1-2 साल के अंदर जो है जर्मनी ने इतनी तेजी से एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन कर करके लगभग समझ लीजिए 60% ऑफ यूरोप को इसने कब्जा कर लिया। तो इटली देखा कि किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है इसका, और उसको लगा इटली को कि हमको भी इस युद्ध में आना चाहिए। तो बेनिटो मुसोलिनी ने है उसने भी युद्ध में शामिल होने का निर्णय किया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। अब 1940 में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो ये सब सारी चीजें, ये सब सारा इन्वेजन तो हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जर्मनी ने कहा कि जब वर्ल्ड वार 1 में जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साई के अंदर हमको एक तरीके की ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स को कबूल करने को कहा गया है मेनली फ्रांस के द्वारा, तो हम फ्रांस को उसका मजा चखाएंगे। और ये फ्रांस को इन्वेड कर दिया इटली के द्वारा साथ लेके। और ये बहुत ही बड़ा इवेंट अभी भी माना जाता है। 14 जून को फ्रांस जो है, समझ लीजिए 10 जून को करीब जो है जर्मनी ने इन्वेड किया था फ्रांस को, और 14 जून के अंदर मतलब 4 से 5 दिन के अंदर फ्रांस जो है फॉल हो गया, मतलब फ्रांस हार गया इनसे। ये एक बहुत ही बड़ा समझ लीजिए कि विश्व का उस समय इवेंट था कि फ्रांस जो कि इतना बड़ा कॉलोनियल पावर था वो जर्मनी ने उसके कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब जर्मनी जो है वो काफी कॉन्फिडेंट हो गया इसके बाद, और उसने बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू की। द ब्लिट्ज बोलते हैं, ब्लिट्जक्रिग से और ब्लिट्ज से दोनों में डिफरेंट है। ब्लिट्जक्रिग का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से युद्ध करो, इतनी तेजी से युद्ध करो कि सामने वाले दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले। और ब्लिट्ज का मतलब ये है कि पहली बार जो है सिविलियन जो लोग होते हैं, पहले आर्मी एक दूसरे से लड़ती थी, पहली बार सिविलियंस को इतनी तेजी से टारगेट किया गया। तो क्या होता था, जो जर्मनी की प्लेन्स थी वो उड़ती थी यूके के ऊपर और बॉम्बिंग करती थी। तो ये पहला बैटल माना जाता है पूरे विश्व का जो कि हवा में लड़ा गया था ब्रिटेन की आर्मी और जर्मनी की आर्मी द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन ब्रिटेन ने बहुत अच्छे से रिटेलिएट किया और जर्मनी की आर्मी को पहली बार जो है मुंह की खानी पड़ी। कहने का मतलब कि ये ब्रिटेन को एनेक्स नहीं कर पाया। उसके बाद जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों ने एक ट्राइपोर्टाइट पैक्ट साइन किया। ट्राइपोर्टाइट पैक्ट का मतलब यह है कि जापान, जर्मनी और इटली, अगर इन तीनों देश में से किसी देश पर अगर कोई हमला करता है तो वो इन तीनों देश पर हमला माना जाएगा और तीनों की आर्मी जो है मिलकर उससे लड़ेंगी। ये इसी को बोलते हैं एक्सिस पावर, जो मैंने एकदम शुरुआत में बताया। आप ये देखिए, आप पहले फोटो से अब देखेंगे तो समझ जाएंगे। जर्मनी का हिटलर था, इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जापान मैंने बताया, ये एक्सिस पावर बने। बाद में रोमानिया, बुल्गारिया, इन सारे लोगों ने ज्वाइन किया। और मैंने ये बताया कि जर्मनी ने फ्रांस को हटाया, को हरा दिया 14 जून 1940 को। तो फ्रांस के मदद करने के लिए यूएस और ब्रिटेन जो है हमेशा से आगे आते हैं, तो आपको पता है। और क्या हुआ, आप देखिए जापान जो है मंचूरिया के रीजन को एनेक्स कर लिया था, उसके कारण चाइना जो है युद्ध में कूदा जापान को हराने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ जिसके कारण ये ग्रुप्स बने। हाँ, तो हम यहां थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, तब तक 1941 में जर्मनी ने यूगोस्लाविया और ग्रीस को भी अपने अंदर ले लिया।
और उसने उसके बाद क्या किया कि ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया। ऑपरेशन बारबरोसा का ये मतलब था कि हमेशा डर बना रहता था जर्मनी को कि कहीं यूएसएसआर जो है, मतलब यूएसएसआर जो है वो अटैक न कर दे। तो ये आप देखिए, ये आपका जर्मनी है, जर्मनी यहां तक था, और उसके बाद ये पोलैंड है, उसके बाद ये रसिया है। ठीक है, तो हमेशा जर्मनी को ये डर बना रहता था कि कहीं पोलैंड को अनेक्स करके वो हम पे अटैक न कर दे। उसके कारण उसने एक बात कहा, लेबनसेरन। लेबनसेरन का मतलब होता है कि हमको लिविंग के लिए जगह कम पड़ रही है एग्रीकल्चर उसके लिए हम इन्वेड करेंगे। तो उसने रसिया का एनेक्स कर दिया। और हम आपको अभी और इमेज दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो आपका रसिया का रीजन है, ये इसको जो है ऑक्युपाई कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे, ये जो जर्मनी है और ये सोवियत रसिया है, ये लेनिनग्राड बोलते हैं। लेनिनग्राड आज के शहर को सेंट पीटर्सबर्ग को बोलते हैं। ये काफी ऐतिहासिक और काफी इंपोर्टेंट शहर माना जाता है रसिया का। तो ये लगभग पूरा का पूरा इलाका जो है ये कब्जा कर लिया था जर्मन फोर्स ने। लेकिन वहां का विंटर इतना हॉस्टाइल होता है रसिया का कि इनकी आर्मी जो है मॉस्को तक, जो कि राजधानी है रसिया की, वहां तक पहुंच नहीं पाई। तो समझ लीजिए कि इन्होंने लगभग इतना जो है कब्जा कर लिया था, जितना मैं अपने कर्सर पे आपको दिखा पा रहा हूं। ठीक है, एज विंटर केम इन रसिया ड्यू टू हॉस्टाइल क्लाइमेट दिस कैंपेन एंडेड। ठीक है ना, इन पैसिफिक ओशियन। और इधर क्या हुआ, पैसिफिक ओशियन ने जापान जो है ये चाइना पे अटैक किया, और ये सारी टेरिटरी हांगकांग, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब जो है कब्जा कर लिया। आप ये देखिए, ये इलाका है आपका हांगकांग, मकाओ, ये वाला इलाका है, ये सब सारा जो है, और ये थाईलैंड और ये सारा इलाका जो है किस तरीके से जापान ने कब्जा कर लिया था। ये देखिए, ये पैसिफिक ओशियन का मैप है। ये देखिए, ये यूएस है, ये कनाडा है, ये मेक्सिको है, ये पैसिफिक ओशियन है पूरा, ये जापान है, ये कोरिया है, ये चाइना है, और ये आसियान देश बोलते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया है। तो समझ लीजिए जापान ने लगभग इस पूरे इलाके को, जो कि साउथ चाइना सी अभी हम बोलते हैं, ये इलाके को, और लगभग जितने भी आइलैंड इसमें है, सोलोमन आइलैंड है, जिब्राल्टर है, ये सारे इलाके को कैप्चर कर लिया था एक समय में। तो उसके कारण क्या है, ये गुआम बेस जो है ये यूएस का इस टाइम बेस है, जिस पर किंग जोंग उन अभी हमला करने की धमकी दिया था। तो उसको भी जो है जापान ने कैप्चर कर लिया था। तो अब यूएस को ये भी लगने लगा कि हवाईन आइलैंड पे, यहाँ पर पर्ल हार्बर इनका एक बहुत बड़ा नेवल बेस माना जाता है, पैसिफिक ओशियन का सबसे बड़ा नेवल बेस। तो इनको लगा कि कहीं हम पे हमला न कर दिया और जापान कहीं यूएसए की जो टेरिटरी है, मतलब टेरिटोरियल वाटर है, कहीं उसमें न चला है। तो यूएस को इस बात का भी डर लगने लगा। तो यूएस भी एक तरीके से एक मौका खोज रहा था कि वो किस तरीके से जापान को हरा दे। अब देखिए क्या होता है, 1941 में इन सब डर को देखते हुए 7 और 8 दिसंबर को जो है जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। एक बहुत ही अच्छी मूवी है पर्ल हार्बर करके, आप उसको देखेंगे तो उसमें पूरा दिखाया हुआ कि किस तरीके से जापान की आर्मी ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पे। ये हवाईन आइलैंड देख रहे हैं, हवाईन आइलैंड के बाद पास एक पर्ल हार्बर है, एक बहुत बड़ा पोर्ट है। इस पोर्ट पर जो है जापान की नेवी ने और जापान की एयरफोर्स ने, दोनों ने हमला किया, और 2500 लोग से ऊपर 2500 लोग जो है इसमें मारे गए थे। जब तक आपका 9/11 नहीं हुआ था तब तक अभी तक का ये सबसे बड़ा इवेंट था कि एक साथ इतने लोग यूएस में मारे गए हों किसी भी वार में। उसके कारण जो है यूएस जो है इस वार में 1940 में कूदा। तो पहले 2 साल तो यूएस जो है ये जितने आइलैंड जिसको कैप्चर किया हुआ था जापान, उसको कैप्चर करने में और फिर यहां तक आने में, जो कंट्री जो यहां पर एनेक्स कर लिया था आसियान में, जैसे कि आपका सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और मंचूरिया रीजन हो गया चाइना का, तो उसको हराने में 2 से 2.5 साल जो है यूएस को लग गए। ठीक है, तो एक तरफ जापान है, एक तरफ सोचिए जर्मनी है। तो अभी क्या हुआ कि यूएस जो है वर्ल्ड वॉर 1 में 1942 में कूदा, और 42 से 44 तक जो है लगभग यूएस ने जो भी इलाके जो है जापान के कब्जे में थे पैसिफिक ओशियन में, उन सब पे कब्जा कर लिया। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध माना जाता है वो है ग्वाडाकनाल और मिडवे का, जो कि जापान हारा, जिसके कारण ये होता है, पता चलता है कि किस तरीके से यूएस आर्मी कितनी मजबूत थी। और 1942 में मैंने ये बताया, फिर से जो ईस्टर्न फ्रंट है वहां से रसिया जो है, मैंने बताया था कि मॉस्को तक पहुंच नहीं पाए थे, ठंडी पड़ गई थी। उसके कारण क्या होगा कि जर्मनी की आर्मी को फिर से दोबारा जो है वो रशियन आर्मी जो है पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट माना जाता है सीज ऑफ लेनिनग्राड, मैंने अभी बताया, जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है,
आप हाँ, ये सेंट पीटर्सबर्ग शहर है, इससे ढकेला आर्मी को पीछे, और उसका स्टेलिनग्राड करके एक शहर है जिसको वोल्गा रिवर के किनारे है, यहाँ पर कुछ पड़ता है, वहां से किस तरीके से जर्मनी की आर्मी को। तो आप ये सोचिए 1939 में जो एक्सपेंशन की पॉलिसी शुरू की थी एडोल्फ हिटलर ने, और 1944 में आके उसको पहली बार हार का मुंह देखना पड़ रहा था, मतलब 5 साल के अंदर में पहली बार उसको हार का मुंह देखना पड़ रहा था। और ये सब कब शुरू हुआ? जब यूएस जो है इंटर किया वार में, उसके बाद से। ठीक है, अब डी डे बोलते हैं 6 जून 1944। कई सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि डी डे क्या है। डी डे को बोला जाता है, मैंने बताया था कि 14 जून 1940 को जर्मनी ने एनेक्स कर लिया था फ्रांस को। तो अब फ्रांस को छुड़ाने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए तीनों की आर्मी ने नॉर्मंडी, जो कि एक फ्रांस के पास जगह है, ये देखिए, ये फ्रांस का ये इलाका जो है, इसको हम नॉर्मंडी बोलते हैं। तो ये सोचिए, ये पूरा का पूरा फ्रांस का इलाका जर्मनी एनेक्स कर चुकी थी। तो यहाँ पर प्लेन से और पानी के जहाज से लोग आए और यहाँ से गोलियां चल रही थी। उसके बाद भी इस इलाके को जो है सीज किया गया और लगभग 10 दिन के अंदर जो पूरे फ्रांस को दोबारा से आजाद करा लिया गया। इस इवेंट को हम डी डे बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में देखना कि किस तरीके से इसको मिलिट्री वालों ने किस तरीके से यहाँ पर आए थे, और उस पे एक मूवी है सेविंग ऑफ प्राइवेट रैन करके, वो तगड़ी मूवी है। उसमें शुरुआत के आधे घंटे में नॉर्मंडी लैंडिंग किस तरीके से हुई थी वो दिखाया है। अभी तक की एम्फीबियन लैंडिंग का मतलब कि समुद्र के पर से आके और कोई सेना जो कि जमीन पे हो उसको हराना, अभी तक के पूरे वर्ल्ड में ये हिस्ट्री का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड है। अभी तक नॉर्मंडी लैंडिंग के अलावा कहीं और भी इस तरीके से जो है हराया नहीं गया है किसी कोई भी आर्मी जो कि थल पे हो और पानी में से आके कोई सेना उसको हराती हो। तो नॉर्मंडी लैंडिंग में काफी सारे सैनिक जो शहीद भी हुए थे, वो भी एक कारण माना जाता है, जिसके कारण जो है जापान को पे डायरेक्ट एनेक्सेशन न करके न्यूक्लियर बम गिराने की कोशिश गिराया था यूएसए ने। तो मैंने अभी आपको बताया कि एलाइड फोर्सेस लैंडेड इन नॉर्मंडी, नॉट फ्रांस, लिबरेटेड फ्रांस फ्रॉम जर्मनी। ये देखिए उसका इमेज है, ये आपके ये जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो किस तरीके से वहां पर जर्मनी की आर्मी को पीछे ढकेलने के बाद उनसे सरेंडर पेपर साइन करवा रहे हैं। 1945 29 अप्रैल को जो है जर्मनी की आर्मी जो है वहां पर सरेंडर करी और 30 अप्रैल को हिटलर जो है सुसाइड कमिट कर दिया। आप नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज आई है, आप उसको देखिए। उसमें दिखा हुआ है कि कई लोग ये भी मानते हैं कि ये भी मिस्ट्री है कि हिटलर ने सुसाइड किया था कि नहीं, क्योंकि उसके बॉडी डबल साथ थे। तो माना जाता है किसी बॉडी डबल को वहां पर मार डाला गया था, हिटलर वहां से भाग गया था। अब लेकिन रियलिटी क्या है ये हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि हिटलर जो है सुसाइड कमिट कर लिया था, ऐसी हिस्ट्री की बुक में लिखा है, इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक तरफ जब हिटलर जो है जब मर गया तो एक समझ लीजिए कि यूरोप में युद्ध खत्म हो गया। लेकिन अब जापान जो था, जापान अभी भी रिटेलिएट कर ही रहा था। तो क्या हुआ, मैंने अभी बताया कि जब फ्रांस को छुड़ाने के लिए जो नॉर्मंडी लैंडिंग हुई उसमें कई सारे एलाइड फोर्सेस के सैनिक मरे। उसमें लगभग समझ लीजिए कि 80,000 सैनिक मरे थे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए यूएस ये बोलता है कि हम नॉर्मंडी लैंडिंग को अवॉइड करने के लिए जो है हम एरियल बॉम्बिंग किए जापान पर। लेकिन रियलिटी ये भी है कि न्यूक्लियर वेपन पहली बार यूएसए ने टेस्ट किया था और उसको टेस्ट करना था कि ये रियलिटी में वर्क करता है कि नहीं, और उसके लिए उसने जो है बम ड्रॉप किया था। तो क्या हुआ कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे ये बम, देखिए ये हिरोशिमा का इमेज है, गिराया गया, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 पे नागासाकी पे बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन। मैंने यही क्वेश्चन का जवाब दिया था एक क्विज में, जिसके कारण मैं एपीजे अब्दुल कलाम से अवार्ड पाया था। उन्होंने यही पूछा था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे जो बम ब्लास्ट हुआ था वो उसका नाम क्या था, तो फैट मैन उसका नाम था। और 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे जो बमबारी हुई थी उसका नाम था लिटिल बॉय। ये कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या है कि 2 बम गिराए गए और 15 अगस्त के दिन, मतलब 14-15 अगस्त की रात को
जापान ने सरेंडर कर दिया। तो उसी इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए भारत को आजादी जो है 15 अगस्त को दी गई थी, क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो यहाँ पर मिलिट्री कमांडर हुए थे, जापान में आए थे वो मिलिट्री को, मतलब एलाइड पावर की मिलिट्री को कमांड कर रहे थे यहाँ पे। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है, आप इसको किसी को बता भी सकते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे बमबारी हुई और 9 अगस्त को नागासाकी पे बमबारी हुई, और जो लिटिल बॉय था हिरोशिमा वाले बम का नाम था और जो नागासाकी वाले बम का नाम था फैटमैन। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, जिसको कमेमोरेट करने के लिए भारत को आजादी जो है 15 अगस्त को दी गई। तो विश्व युद्ध जो है इसके बाद जब जापान सरेंडर कर दिया, उधर हिटलर सुसाइड कर लिया, तो टेक्निकली जो है विश्व युद्ध सेकंड जो है वो खत्म हो गया। लेकिन विश्व युद्ध सेकंड खत्म होने के बाद क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए वो हम देखिए। मैंने ये बताया था सबसे पहले हिटलर ने 28 लाख ज्यूज को गैस चैम्बर में डलवा के मरवा दिया था, होलोकास्ट जिसको हम बोलते हैं। अभी भी जर्मनी में होलोकास्ट मेमोरियल है, वहां पर ऐसा किया जाता था होलोकास्ट में कि जो ज्यूज है उनको एक चैम्बर में बंद कर देते थे। ये आप इमेज देखिए, बार्ड वायर लगा देते थे कि वो पार न कर पाए। उसके बाद वो खाना नहीं देते थे, उनको काम करते 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 ही मार डालते थे। और जो लोग काम नहीं करते थे या जो लोग जो है ये स्थिति उनकी खराब होती थी, उनको गैस चैम्बर में डाल के जलवा देते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, साइक्स पीको एग्रीमेंट में इसके एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, जिसके कारण इजराइल जो देश है, जिसके कारण अभी भी पूरे अरब वर्ल्ड में इजराइल पैलेस्टीन इशू एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है जेरूसलम को लेके। तो इजराइल जो यहूदियों का जो देश है वो एग्जिस्टेंस में आया। और जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पहले इसको कोरियन पेनिनसुला बोलते थे, वो डिवाइड होके 2 नए देश की स्थापना हुई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का। ठीक है। और जो जर्मनी है वो जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया, और जर्मनी के बीच में बर्लिन में एक वॉल बना दी गई जिसको बर्लिन वॉल बोलते हैं, जो कि 90s में आके टूटी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन। जैसे हमने बताया ना कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी भारत, उसी तरीके से विश्व में कई सारी कॉलोनीज थी, फ्रांस की, ब्रिटेन की और भी सारे जो कॉलोनियल कंट्रीज थी। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया तो उससे क्या हुआ कि इतनी त्रासदी हो गई थी कि जो पेरेंट कंट्री थी उसको संभालने में यूरोप में लोग लग गए। उसके कारण कई सारे देशों को आजादी मिली इसी समय। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो पूरा विश्व था वो 2 धड़ों में डिवाइडेड हो गया। 2 धड़ों में डिवाइडेड हो गया। एक धड़ जो कि यूएसए लीड कर रहा था और दूसरा जो है यूएसएसआर मतलब रसिया लीड कर रहा था। तो इन लोगों ने 2 ग्रुप बनाए, मिलिट्री ग्रुप। एक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, और यूएसएसआर ने बनाया अपना वार्सा पैक्ट। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यूएसएसआर और यूएस दोनों में शीत युद्ध शुरू हुआ, जो कि 1947 से 1991 तक चला। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये भी पार्ट है हमारे सिलेबस का। और उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, राइज ऑफ यूनाइटेड नेशन। मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ था, बना था लीग ऑफ नेशन, जो कि फेल हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो संस्था बनी यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन पे मेरा एक वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आप मेरे चैनल में जाएंगे, आईआर की जो वीडियो सीरीज है उसमें आप जाएंगे तो उसमें यूनाइटेड नेशन पर वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आफ्टर मैथ क्या क्या हुआ, मैंने बताया कि कोल्ड वॉर की स्थापना हुई, 2 बड़े धड़े बने, एक यूएसए की, दूसरा यूएसएसआर लीड कर रहा था। तो यूएसए की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, और जो यूएसएसआर का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसको वार्सा पैक्ट बोलते थे। और एक बहुत बड़े संस्था बनी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर जर्मनी जो था उसको डिवाइड किया गया ईस्ट और वेस्ट में, बर्लिन वॉल बनी, और जो कॉलोनीज थी उनको डीकोलोनाइज किया गया। इजराइल देश एग्जिस्टेंस में है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एग्जिस्टेंस में है, और काफी सारे लोग जो है इस पे मारे गए। आप ये देखिए, ये बर्लिन वॉल है, ये देखिए, ये जर्मनी का मैप है, किस तरीके से जर्मनी को डिवाइड किया गया। आप यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये बर्लिन वॉल यही बनी, और ये वेस्ट जर्मनी, और ये वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन बोलते हैं इसको, और इस तरीके से जर्मनी का डिवाइड हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।